तो चले हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने आपको इस जस्ट कहा कि टाइम शोइंग वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, टाइम दिखाने वाले शब्द। और टाइम दिखाने वाले शब्द कौन कौन से हैं? एक एडवर्ब्स यानी एडवर्ब्स ऑफ टाइम, और दूसरा कौन होता है? वर्ब फॉर्म्स। तो हिंदी के वाक्य को आइडेंटिफाई करना कि प्रेजेंट है या पास्ट है वो बेहद आसान है। आप आसानी से पता कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिंदी वाक्य के क्रियाकांत में रहा है, रही है, ता है, ती है, इस तरह सब पढ़े भी होंगे, तो उससे आपको पता चल जाता है आसानी से कि कौन टेंस है। लेकिन इंग्लिश में जब उसी सेंटेंस को लिख दिया जाता है तो आप पता नहीं कर पाते कि कौन टेंस है। तो आपको फिर क्या करना पड़ता है? वर्ब के फॉर्म्स देख के पता करना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पे वर्ब पहले से ही लगा दिया होता तो इसके फॉर्म से पता कर लेते कि कौन टेंस है, लेकिन यहाँ वर्ब के फॉर्म्स तो हमें क्या किस में दे दिया? ऑप्शन में दे दिया। यहाँ तो ब्लैंक छोड़ दिया यानी खाली छोड़ दिया, तो यहाँ से हम पता नहीं कर सकते हैं कि कौन टेंस है। जब यहाँ खाली छोड़ा है तो इस वाक्य को गौर से पढ़िए। देखिए कोई एक ऐसा शब्द तो ज़रूर होगा जो दिखा रहा होगा। क्या दिखा रहा होगा? टाइम को दिखा रहा होगा। तो सी टाइम दिखा पाएगा? नहीं। क्यों नहीं दिखा पाएगा? क्योंकि एक प्रोनाउन है। अच्छा, ये नॉट टाइम दिखा रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक एडवर्ब है, और एक ऐसा एडवर्ब जो टाइम नहीं दिखा रहा है। कम क्या है? एक वर्ब है, और ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया है एक प्रकार से, इसलिए ये भी हमारा टाइम नहीं दिखा पा रहा है। टू एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है, और ये भी क्या नहीं दिखा पा रहा है? टाइम नहीं दिखा पा रहा है। और समझ में देखिए, ये इससे एक ग्रामेटिकल चीज़ है जिसको समझना चाहिए। अगर हम यहाँ कहेंगे कि टू प्रीपोजिशन है तो फिर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। इसलिए खड़ा हो जाएगा क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद क्या चाहिए? नाउन। क्योंकि आपने पढ़ा है बचपन में ही कि प्रीपोजिशन वह शब्द है जिसका प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग तो वर्ब के पहले नहीं होता है। किसके पहले होता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। अगर ये प्रीपोजिशन होगा तो इसको क्या बनना पड़ेगा? जेरेंड बनना पड़ेगा, नहीं नाउन के बराबर बनना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन नहीं है। तो हमने जो अभी कहा कि प्रीपोजिशन है वो हमने गलत कह दिया। समझ में आ रहा है? क्या नहीं है? ये प्रीपोजिशन नहीं है। तो फिर क्या है सर? तो ये हमारा इन्फिनेटिव है। क्या है? इन्फिनेटिव है। और यहाँ मी है जो एक प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। और यहाँ एस्टरडे है, और यहाँ एस्टरडे एक शब्द है जो समय को दिखा रहा है। कब? कल। और ये समय को दिखा रहा है, इसलिए ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। इस शब्द से क्या पता चला हमको कि ये सेंटेंस हमारा किस टेंस में है? पास्ट टेंस में। अगर इस शब्द से पता चल चुका है कि पास्ट टेंस में है तो ज़रा देखिए तो चेक कीजिए आप कि कौन वाला ऑप्शन सही हो सकता है। तो ज़रा बताओ कि ये डज जो है किस टाइम को दिखाता है? देखिए यहाँ डज किसको दिखाता है? प्रेजेंट टाइम को। इसके मतलब ये कट जाएगा, क्योंकि वर्ब अगर यहाँ डज लगा देते हैं तो टाइम दिखाएगा प्रेजेंट, और यहाँ एडवर्ब लगाया हुआ है किसको दिखाने के लिए? पास्ट को दिखाने के लिए। तो दोनों एक ही तरीका का होगा कि अलग अलग हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। अब ज़रा देखिए तो हैज़ कौन टाइम को दिखाता है? यह भी प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, यानी हैज़ भी प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। इसके मतलब यह भी क्या होगा? गलत होगा। अच्छा एक बात बताओ, इज़ को देखो, इज़ किस टाइम को दिखाता है? तो यह भी हमारा किस टाइम को दिखाता है? प्रेजेंट टाइम को दिखाता है। इसके मतलब यह भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यह भी गलत हो गया तो बचा क्या? डीड। अब बताओ डीड किस टाइम को दिखाता है? पास्ट, यानी डीड पास्ट को दिखाता है। और हमारा ये एडवर्ब भी किसको दिखाता है? पास्ट को दिखाता है। तो इसके मतलब हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया? सही हो गया। तो इसके मतलब इस तरीक़ा से किसी भी क्वेश्चन को रिलेटेड टू टेंस जो पूछा जाएगा आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल आता है कि सर अगर एडवर्ब्स ऑफ टाइम दिया हुआ ना रहे तो कैसे होगा? ध्यान दीजिएगा, अगर एडवर्ब्स ऑफ टाइम दिया हुआ ना हो तो उस वाक्य में देखिएगा कि दो वाक्य को एक साथ कंबाइन किया जाएगा। जैसे व्हेन आई रीच्ड, क्या कहेंगे? व्हेन आई रीच्ड दैट, जब मैं वहाँ पहुँचा। सी डैश, बोलो सी डैश। एक क्वेश्चन लिखिए देते हैं, ठीक, पहले लिख देते हैं, मिटा दो उसको, गुड, इसको मिटा देते हैं और फिर ऑप्शन लिखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या है। मान लीजिए हमने कहा व्हेन, क्या कहा? व्हेन आई रीच्ड दैट, जब मैं वहाँ पहुँचा। सी डैश सिटिंग, लाइक दिस, इतना ही, बहुत शॉर्ट में। व्हेन आई रीच्ड दैट, जब मैं वहाँ पहुँचा। सी डैश सिटिंग। अब देखिए क्या है, ऑप्शन ए में हमने दिया इज़, ऑप्शन बी में हमने दिया क्या? वाज, और ऑप्शन सी में हमने दे दिया हैज़, और ऑप्शन आपका डी में दे दिया आपका, मान के चलिए क्या दे दिए, जैसे वर, क्या दे दिया? वर।
अब ज़रा देखिए ऑप्शन कितने हैं, 4। इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, 3 क्या होगा, गलत होगा। अब ज़रा दिमाग लगा के देखिए तो कि व्हेन आई रीच्ड दैट शी डैश सिटिंग, वह बैठी थी, या क्या है, सॉरी हमको सेंटेंस का मीनिंग नहीं बताना है, कम से कम इतना का तो नहीं बताना है। अब ज़रा इस वाक्य को पूरा देखिए और बताइए तो किस टाइम को दिखा रहा है। किस टाइम को दिखा रहा है, प्रेजेंट टाइम को। अच्छा, कैसे प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है, देखिए इस पूरा वाक्य को देखिए तो इस वाक्य के इस हिस्सा में क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, रीच्ड, यानी वर्ब टू लगा हुआ है ना। जब ये वर्ब टू लिखा हुआ है तो पूरा इस वाक्य को अगर हम एक वाक्य माने पूरा को, तो इस पूरे वाक्य का ये हिस्सा जो है किस टाइम को दिखा रहा है, तो अगला हिस्सा कैसे प्रेजेंट टाइम को दिखा सकता है, वो भी तो पास्ट टाइम को दिखाएगा। बोलो हाँ कि ना। तो एक चीज़ का पता चल गया कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो है समय को दिखाता है। अगर एडवर्ब्स ऑफ टाइम ना हो तो उस वाक्य में देखिए कि कोई ऐसा शब्द है का जो ऑलरेडी पास्ट की बात कर चुका है या प्रेजेंट की बात कर चुका है, तो आगे वाला भी क्या होगा, उसी टेंस में होगा। तो यहाँ पे वर्ब टू का चर्चा हुआ है, यानी कि ये हमारा पास्ट टाइम दिखाया है। तो बोलो यहाँ इज कौन टाइम, किस टाइम को दिखाता है, तो ये गलत हो जाएगा कि नहीं होगा। अच्छा बोलो ये वाज किस टाइम को दिखाता है, पास्ट टाइम को दिखाता है, और सेंटेंस भी हमारा पास्ट में, लेकिन अभी इसको हम सही नहीं मानेंगे, आगे देखते हैं। हैज़, बोलो ये किस टाइम को दिखाता है, प्रेजेंट टाइम को, तो पहली बात तो इसको काट देंगे, ठीक। अब जरा देखो ये वार किस टाइम को दिखाता है, अब पास्ट टाइम को दिखाने वाले दो आगे, तो अब दोनों में से तो एक होगा, दोनों नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग दूसरी कॉन्सेप्ट पे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसा को तैसा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। अब जरा देखिए शी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर है, यानी एक थर्ड पर्सन एक का बात कर रहे हैं तो यह सिंगुलर हुआ। और यहाँ जिस वर्ब के अंत में एस या एस लगा हुआ रहेगा वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। जिस वर्ब के अंत में एस या एस लगा हुआ रहेगा वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो इस वाक्य में अगर हम वर्ड्स को देखें तो इसमें एस लगा हुआ है, यानी ये क्या है, सिंगुलर है। वर्ब को देखें तो इसमें एस लगा हुआ नहीं है, तो ये हमारा क्या है, प्लूरल है। तो अब बताओ कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो हम वर्ब दे देगा, नहीं दे सकते ना, क्योंकि सिंगुलर की शादी प्लूरल से संभव नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। तो आप इजली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसे मिटा दें। अब देखिए एक सेंटेंस हम और लिखते हैं, एक क्वेश्चन, और आपसे हम जानना चाहेंगे कि वो आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, अगर मैं आपसे कहूँ शी डैश बस इतना छोड़ दूँ, क्या कहूँ, सी डैश इंग्लिश। अब ऑप्शन ए में मैंने दे दिया टीचेस, क्या दिया, टीचेस। ऑप्शन बी में क्या दे दिया, टीच, क्या दे दिया, टीच। और ऑप्शन सी में क्या दे दिया, टॉट। और ऑप्शन मान लीजिए कि हमने डी में दे दिया टीचिंग, क्या दे दिया, टीचिंग। अब कितना ऑप्शन है हमारे पास, 4। अब जरा देखो कि इस वाक्य में टाइम दिखाने वाला कोई शब्द है का, बिल्कुल नहीं है। सी हमारा क्या है, प्रोनाउन है जो समय नहीं दिखा सकता। इंग्लिश क्या है, एक नाउन वर्ड है जो कभी टाइम नहीं दिखा सकता। तो टाइम दिखाने वाले शब्द कौन है, वर्ब। और यहाँ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, वर्ब के फॉर्म्स दिए हुए हैं। तो इसके मतलब टाइम दिखाने वाले शब्द को वर्ब के फॉर्म्स बना दिया गया है। अब बताओ हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, या यहाँ ध्यान दो, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। तो हमें वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर। अब जरा बताओ कि टीचर्स हमारा सिंगुलर है कि नहीं है, सिंगुलर है। मान लो इसको हमने दे दिया। अब सी टीचर्स इंग्लिश, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो अंग्रेजी पढ़ाती है। अब कौन टाइम को दिखाने लगा, प्रेजेंट टाइम को दिखाने लगा, ठीक है। ये टीच कौन फॉर्म है, टीच कौन फॉर्म है, यानी प्लूरल फॉर्म है। कहने का मतलब फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म जो प्लूरल होता है। आप ज़रा बताओ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बी हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये काट दी। अब ज़रा देखो ये टॉट कौन फॉर्म है, तो टीच का सेकंड फॉर्म है टॉट। अगर यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है तो ज़रा बताओ अगर ऑप्शन ए सही है तो ऑप्शन सी सही होगा कि नहीं होगा,
सी भी सही होगा ना। सी लगा देने से क्या फ़र्क पड़ेगा, केवल इतना हो जाएगा। जैसे हम ये वाला लगाते हैं सी टीचेस इंग्लिश, तो इसका मतलब होता है वो अंग्रेज़ी पढ़ाती है। तो जब हम कहेंगे सी टॉट इंग्लिश, इसका मतलब हो जाएगा वो अंग्रेज़ी पढ़ाई, यानी पास्ट टाइम की बात करेगा, चूँकि ये वर्ब टू है। तो इसके मतलब बोलो सी भी सही होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, होगा। और जब ये होगा तो बोलो यहाँ पे हमारा सी भी सही है। अगला देखो यहाँ क्या है, क्या है, टीचिंग। क्या है, फिर बोलो एक बार, टीचिंग। अब जब यहाँ टीचिंग है तो बोलो टीचिंग वर्ब का कौन फॉर्म है, वर्ब फोर है। अब वर्ब फोर किसके बिना नहीं आता है, हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं होता है, क्योंकि वर्ब फोर अपने आप में कहीं ना कहीं क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। वर्ब थ्री अपने आप में क्या होता है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। इसको फाइनाइट वर्ब बनने के लिए अपने साथ मदद लेना पड़ता है किसका, हेल्पिंग वर्ब का। और जब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब को मिला दिया जाता है तो ये फाइनाइट वर्ब के जैसा मतलब आप कह सकते हैं कि एक्ट करने लगता है। तो ज़रा बताओ कि यहाँ वर्ब फोर बिना हेल्पिंग वर्ब का संभव नहीं है, इस वाक्य में कहीं हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, इसके मतलब हमारा डी कभी भी सही नहीं होगा, होगा नहीं। अब ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी सही है, और हमें तो कहता है कि एक सही होगा। एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछेगा वो 4 ऑप्शन में से कितने ऑप्शन सही होंगे, यहाँ आइए, 4 में से कितने ऑप्शन सही होंगे, 1। यहाँ तो 2 सही हो रहा है। तो क्या ऐसा आपके एग्जाम में देने वाला है का, बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या करेगा, इस टॉट से पहले क्या लगा देगा, विल। क्या लगा देगा, कहेगा टीचेस, टीच, विल टॉट, और अगला क्या कह देगा, टीचिंग। अब बताओ विल क्या है, हमारा मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है, वर्ब वन होता है, और यहाँ पे क्या दे दिया, वर्ब टू। तो बताओ कि ये सेंटेंस हमारा सही है कि गलत है, ये भी गलत है। तो अब हमारा सी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो जब यहाँ ध्यान देना, पहली बात, आप कभी भी बोलो, कभी भी टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप बैठे एग्जाम में, तो बिल्कुल सिंपल है कि आप सबसे पहले एडवर्ब्स में नज़र डालिए कि कोई एडवर्ब्स है का, टाइम दिखाने वाले। अगर टाइम दिखाने वाले एडवर्ब्स हैं, अगर टाइम दिखा रहा होगा प्रेजेंट तो पास्ट के सारे ऑप्शन को काट दो, अगर टाइम दिखाने वाले हैं फ्यूचर तो प्रेजेंट और आपके पास्ट के सारे ऑप्शन को काट दो। यानी टाइम को देखो, उस टाइम के ऑप्शन को रखो, बाकी सारे को काट दो, ठीक है। दूसरा, जब भी आप ऑप्शन की तरफ नज़र डालो उससे पहले सब्जेक्ट के नंबर पहले चेक क्या करो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब के ऑप्शन क्या होगा, सिंगुलर वाला। सब्जेक्ट प्लूरल तो ऑप्शन क्या होगा, प्लूरल वाला। ये हो गया। दूसरी चीज़ आप देखना कि हो सकता है कि कोई एडवर्ब्स देगा ही नहीं, जैसे इस वाक्य में एडवर्ब्स नहीं है, तो आप दिमाग लगाने की प्रयास ये करना कि यहाँ पे दिए गए जो वर्ब के फॉर्म्स है वो यहाँ कौन सा सूट कर रहा है। यानी कहने के मतलब यहाँ टीच सब्जेक्ट का आंसर ये सूट कर रहा है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। चलिए टीचिंग भी तो नहीं हो सकता, चूँकि उसके साथ क्या आना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए था, उसके साथ नहीं है। और ये भी अब नहीं हो सकता, कारण क्या है, विल के बाद वर्ब वन होना चाहिए था, क्या है, वर्ब टू। मैं समझता हूँ कि दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इतना बताऊँ कि यदि आप आज भी कटिहार में हैं और 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे हम क्वेश्चन एग्ज़ाम की तैयारी करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता कि आज तक क्या पढ़े नहीं पढ़े, वही टेंस, वही पैसिव, वही नरेशन पढ़ के बोर हो गए, तो दोस्त अगर आपको आज तक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपके अंदर पैदा होती है, तो आपके लिए मैं यानी एम समीर एक न्यू बैच अनाउंस कर रहा हूँ 12th क्लास के लिए। 3 से 4 वो भी भारी छूट के साथ, यानी आपको बहुत हल्के पैसे में आपको पढ़ाया जाएगा। 3 से 4 रेगुलर एक बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए। 3 से 4 रेगुलर। आप अभी तक कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना पढ़े, उससे कोई मतलब नहीं, आपसे हम पूछेंगे भी नहीं कि आप क्या क्या पढ़ के आए हैं। हम शुरू से अंत तक यानी फ्रेश कोर्स चलाएंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे और एक भी टॉपिक को शॉर्टकट नहीं करेंगे, फुल्ली डिटेल्स में बात करेंगे और आपको 12th क्लास की तैयारी कराएंगे, यानी 90+ मार्क्स लाने के काबिल बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप MSS से पढ़ें तो आप ज़रूर आए और 12th क्लास 3 से 4 बैच टाइम जो है आपको पता चल गया, डेट क्या है, कब स्टार्ट करेंगे। तो ये बैच हम आपका वेडनेसडे से स्टार्ट कर रहे हैं। वेडनेसडे यानी आने वाले वेडनेसडे को ये बैच स्टार्ट हो जाएगी। तो
आशा करते हैं कि यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ज़रूर आएंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो को थोड़ा सा फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जिनको इनकी आवश्यकता है, ताकि वो भी इस न्यूज़ को सुन सके, अनाउंसमेंट को सुन सके और वो भी बैच ज्वाइन कर सके। जय हिंद, जय भारत।